आ जाओ आ जाओ आ जाओ। इसको बंद करो फैन, इसको बंद करो फैन। तो कल हम लोग कहाँ पर थे? संगम काल का समाज, ये हमने बात रखी थी कि संगम काल का समाज कैसा है। और इसमें समाज कि समाज कैसा था। तो समाज में आपने देखा था, आपने कुछ बातें बनाई थी कि अलग अलग जो वर्गों के आधार पर समाज था। कैसा समाज था? वर्गों के आधार पर कई वर्ग दिखाई दे रहे हैं। वर्गों पर आधारित समाज, अलग अलग वर्ग थे, उन पर आधारित समाज था। जैसे आपने देखा था कि ब्राह्मण वर्ग था, अरसर वर्ग था, वेनिगर था, वेल्लाल था, वेल्लालर था। अलग अलग वर्ग आपको दिखे थे। क्या रिवीजन करके आए हैं? बहुत बढ़िया। और ये जो अलग अलग वर्ग थे, इन अलग अलग वर्गों के द्वारा अपनी सामाजिक स्थिति के अनुरूप ही इन्हें सम्मान मिलता था और अपने सामाजिक स्थितियों के अनुरूप ही ये आगे बढ़ते थे। अगर आप ये देखें कि जो ब्राह्मण है समाज में, उसका स्थान काफी ऊपर था। मैंने आपको कल समझाया भी था। ब्राह्मण चूंकि राजा के सलाहकर्ता के भी रूप में था, ब्राह्मण राज कवि के रूप में भी था, और ब्राह्मण को अगर आप देखेंगे तो यज्ञ करने का काम, यज्ञों का संपादन भी करता था। इसके अलावा सलाह देना, अच्छी सलाह देना, मंत्री के रूप में काम करने का भी कार्य ब्राह्मण करते थे। और इसके उपलक्ष्य में ब्राह्मणों को अगर आप देखें तो ब्राह्मणों को कई प्रकार के दान मिलते थे। चाहे वो सिक्के का दान हो, चाहे वो हाथी घोड़े का दान हो, चाहे वो उनकी प्रशंसा करने की बात हो, सब कुछ किया जाता था। तो ब्राह्मणों का सम्मान काफी ऊपर था। और अगर आप देखें तो राजा के बारे में मैंने आपको बताया ही था कि जो अरशर था वो राजा था या शासक वर्ग था। और शासक वर्ग का काम यही था कि कला, संस्कृति, जो ललित कलाएं हैं उनका डेवलपमेंट कराना, विकास कराना। अक्सर युद्ध करे और जब खाली रहे तो आमोद प्रमोद में व्यस्त रहता था। इसके अलावा अगर आप देखें तो वेल्लाल, वेल्लाल के बारे में समझना जरूरी है। वेल्लाल जो है संगम काल के समाज के एक ऐसे वर्ग हैं जो एग्रीकल्चर से जुड़े हुए हैं। हम लोग किसकी बात कर रहे हैं? वेल्लाल की। वेल्लाल कौन है? संगम काल के समाज के एक महत्वपूर्ण वर्ग है। एक दो लाइन लिखो वेल्लाल पर। तो ब्राह्मण के बारे में तो समझ में आ गया है आपको, तो वेल्लाल के बारे में लिखो। ब्राह्मणों के पश्चात संगम काल के समाज में, ब्राह्मणों के पश्चात संगम काल के समाज में वेल्लाल वर्ग का स्थान आता है। वेल्लाल वर्ग का स्थान आता है जो मुख्य रूप से कृषि कार्य में जुड़े हुए थे। जो मुख्य रूप से कृषि कार्य में जुड़े हुए थे। राज्य की अधिकतर भूमि इनके ही अधिकार में होती थी।
राज्य की अधिकतर भूमि इनके ही अधिकार में होती थी। इन्होंने कृषि क्षेत्र में सिंचाई और लोहे का औजारों का प्रयोग किया। इन्होंने कृषि क्षेत्र में सिंचाई और लोहे के औजारों का प्रयोग किया, जिससे कृषि क्षेत्र में क्रांतिकारी बदलाव हुए। अब समझिए बात कि वेल्लालों की स्थिति क्यों मजबूत हो गई। जब उत्पादन होगा, कोई वस्तु होगी, कोई बढ़िया प्रोडक्शन होगा, तभी व्यक्ति का वर्चस्व बनेगा। गांव में वो किसान बहुत बड़े होते हैं जिनके पास बड़ा उत्पादन होता है, और वो एक छोटे जमींदार की तरह से भी रहते हैं। गांव के जितने जो गरीब लोग हैं उन्हीं के घर मजदूरी करते रहते हैं। कोई गेहूं रख रहा है, कोई कुछ रख रहा है, कोई कुछ रख रहा है। ऐसा क्यों है? संगम काल के समाज में यदि हम देख रहे हैं तो हमें एक बात दिख रही है कि जो वेल्लाल है ये सिंचाई के साधनों का विकास करता है। वेल्लाल और क्या कर रहा है? वेल्लाल इसके अलावा एक काम और कर रहा है, लोहे के उपकरणों। क्योंकि लोहे के उपकरण ही, अगर आप याद करें तो गंगा घाटी में लोहे के उपकरण के प्रयोग के बाद ही 600 BC में दूसरा नगरीकरण देखा गया। पहला नगरीकरण सिंधु घाटी सभ्यता, फिर दूसरा नगरीकरण लोहे के बाद। जब लोहे का प्रवेश दक्षिण भारत में भी बड़े पैमाने पर हुआ तो वेल्लालों ने अपने यहां किया। और जब वेल्लाल अपने यहां लोहे का प्रयोग कर रहे हैं तो उत्पादन तेजी से बढ़ेगा। सिंचाई के साधनों का विकास करेंगे तो उत्पादन तेजी से बढ़ेगा। जब उत्पादन बढ़ेगा तो इनकी आर्थिक हैसियत बढ़ेगी, और इनकी आर्थिक हैसियत बढ़ेगी तो ये राजा के संबंधी भी होंगे। राजा संबंध उसी के साथ रखेगा जिसके पास कुछ होगा। जिसके पास कुछ नहीं होगा, राजा को उससे कोई लेना देना नहीं होगा। तो लिखिए इसमें, वेल्लालों में हमें दो श्रेणियां दिखाई देती हैं। वेल्लालों में हमें दो श्रेणियां दिखाई देती हैं। पहला धनी वेल्लाल और दूसरा गरीब वेल्लाल। धनी वेल्लाल और गरीब वेल्लाल। गरीब वेल्लाल भूमिहीन खेतीहर मजदूर थे। गरीब वेल्लाल भूमिहीन खेतीहर मजदूर थे। इसका मतलब समझ गए कि वेल्लालों में भी दो वर्ग हैं, एक धनी वेल्लाल और एक गरीब वेल्लाल। और ये कैसे थे? भूमिहीन थे, न तो जमीन है, और ये खेतीहर मजदूर मतलब किसी के दूसरे के खेत पर काम करने वाला मजदूर, जिसके बदले में कुछ वो लेता रहा होगा। तो खेतीहर मजदूर थे। आगे लिखिए अगला पॉइंट बना के, धनी वेल्लालों की नियुक्ति राज्य के उच्च पदों पर होती थी। धनी वेल्लालों की नियुक्ति राज्य के उच्च पदों पर होती थी। और ये युद्ध तथा शिकार के समय राजा के साथ जाते थे। युद्ध तथा शिकार के समय राजा के पास जाते थे। कहां जाते थे? राजा के साथ जाते थे। कब जाते थे? जब युद्ध हो और जब राजा आमोद प्रमोद के लिए शिकार पर जाता था तब ये साथ जाते। इसका मतलब राजा के साथ इसके संबंध बेहतर रहे होंगे।
जो धनी वेल्लाल था वो राजा का सहयोगी रहा होगा। तो यहां ये भी बात आपको समझनी थी। आगे लिखिए, इन्हें नागरिक और सैनिक अधिकार भी मिलते थे। इन्हें नागरिक और सैनिक अधिकार, इन्हें नागरिक और सैनिक अधिकार भी मिलते थे। इसका मतलब क्या हुआ, ये सिविलियन राइट भी रखते थे और मिलिट्री राइट भी रखते थे। तो सिविलियन राइट का मतलब आईएएस, और जो मिलिट्री राइट का मतलब जो आर्मी के अधिकारी होते हैं वो जिस अधिकारों का प्रयोग करते हैं। मतलब राजा के साथ रहने का इनको बड़ा फायदा हो रहा था। राजा ने कहा कि तुम नागरिक प्रशासन भी करोगे आम जनता का, और सेना का प्रशासन, मतलब जब युद्ध होगा तो सेना में भी साथ रहोगे। तो इसका मतलब यह है कि धनी वेल्लाल पावरफुल थे। अभी आप साउथ इंडिया में जाएंगे तो धनी वेल्लाल जो हैं वो बहुत पावरफुल हैं, शक्ति वाले हैं, और समाज में अपना वर्चस्व बनाकर रखने का प्रयास करते हैं। आपने खूब मूवी देखी होगी, आपने दक्षिण भारत की कुछ मूवी देखी होगी, उसमें देखें अक्सर वो हंसिया लेकर दौड़ते हैं, काले काले से होंगे, खेत दिखेगा, खूब खूब खेती होती है। वहां के जो किसान भी आपको खूब धनवान दिखाई देंगे, वहां का स्ट्रक्चर अलग टाइप का है। तो जो बिल्कुल गरीब है उसकी स्थिति एकदम अलग है, लेकिन जो अच्छी स्थिति में है उनके पास अच्छा उत्पादन है, वो अच्छी स्थिति में भी है, मतलब बेहतर तरीके से अपने जीवन को जी रहे हो। तो यहां ये भी चीज आपको दिखती है। अगला पॉइंट बनाइए, गरीब वेल्लालर, इसके लिए एक शब्द मैंने आपको बताया था, गरीब वेल्लालर। गरीब वेल्लालर, वेल्लालर, एक वेल्लार है और एक क्या है, वेल्लालर है। तो वेल्लालर कौन है, गरीब लोग हैं, हाँ, जो सामान्य किसान। गरीब वेल्लालर की स्थिति काफी दयनीय थी। ये संपन्न वेल्लालों के खेतों पर, ये संपन्न वेल्लालों के खेतों पर मजदूरी करने का काम करते थे, मजदूरी करने का काम करते थे। अब इससे कभी आपके सामने प्रश्न आया तो विल्लाल से प्रश्न पूछा जा सकता है कि दक्षिण भारत में विल्लाल कौन थे, और विल्लालों में भी दो वर्ग हैं, एक वेल्लीलर, एक आपने देखा कि जो वेल्लालर, और दूसरा विल्लाल। स्ट्रक्चर इस तरह से जोड़ के कथन कारण का प्रश्न बन सकता है ना। अब थोड़ा सा दिमाग खोल के पढ़ना पड़ेगा कि जब कथन कारण का प्रश्न बनेगा तो प्रश्न कैसे बनेगा। जब हमारा सिलेक्शन होने वाला होता है ना तो हमको प्रश्न भी दिखता है। जैसे हम कोई बात बोलेंगे तो आपको भी दिखेगा कि हाँ ये प्रश्न ऐसे पूछा जा सकता है ना। अगला पॉइंट बनाइए, वेनिगर। वेनिगर, वेनिगर संगम समाज में व्यापारी वर्ग के रूप में, संगम समाज में व्यापारी वर्ग के रूप में वेनिगर का उल्लेख मिलता है। व्यापारी वर्ग के रूप में वेनिगर, संगम समाज में व्यापारी वर्ग के रूप में वेनिगर का उल्लेख मिलता है। इस वर्ग के लोग आंतरिक और बाह्य व्यापार में लगे हुए थे। इस वर्ग के लोग आंतरिक और बाह्य व्यापार में लगे हुए थे। हमें अलग अलग व्यावसायिक वर्ग यहां दिखाई देते हैं। हमें अलग अलग व्यावसायिक वर्ग, अलग अलग व्यावसायिक वर्ग यहां दिखाई देते हैं। जैसे जैसे पुले,
जैसे पुलयन, जैसे पुलयन ये वर्ग है एक, ये क्या करता है, ये भी व्यावसायिक वर्ग है। कैसा वर्ग है? व्यावसायिक वर्ग है। क्या नाम है इसका? पुलयन। और ये क्या करता है? रस्सी बनाने का काम। पुलयन मतलब वहां पर आपको मैं बता रहा हूं, अलग अलग वर्ग जो आप अपना अलग काम करते हैं उसके लिए एक वर्ग ही बन गया। रस्सी बनाने वाला जो वर्ग, उसके लिए पुलयन शब्द चलता है। मतलब एक वर्ग विशेष है जो रस्सी बनाएगा। इसके अलावा आप देखेंगे यहां पर बहुत सारे, जो कुम्हार का वर्ग, जो बर्तन बनाते मिट्टी के, वो वर्ग आपको दिखाई देगा। फिर लोहार का वर्ग दिखाई देगा आपको, स्वर्णकार, कुम्हार, है ना, कुम्हार, लोहार। अब ये आप एक चीज देखिएगा कि ये सारी चीजें कैसे निकल के आ रही है कि जो मिट्टी के बर्तन का काम करेगा उसको क्या कहेंगे? कुम्हार। तो एक वर्ग बन गया मिट्टी के बर्तन बनाने वाला। आपको ये जाति नहीं है, ये वर्ग है। मान लीजिए कि मेरी जाति कुछ भी हो लेकिन मैं मिट्टी के बर्तन बनाता हूं तो मेरी जाति क्या होगी? कुम्हार। और इसके अलावा लोहार, मैं लोहे का काम करता हूं तो मैं क्या कहलाऊंगा? लोहार। और इसके अलावा मैं सोने का काम करता हूं तो क्या कहलाऊंगा? स्वर्णकार या सुनार। एक ऐसी जाति भी यहां पर आपको मिलती है जो लूटपाट करती थी, उसके लिए एक शब्द आता है मलवर। कुछ ऐसे लोग थे जिनके पास कुछ भी नहीं था, तो संगम समाज में एक ऐसी, मतलब एक ऐसे समूह की जानकारी मिलती है जो लूटपाट करने का काम करते थे। लूटपाट, तो इनका व्यवसाय क्या है? लूटपाट। ये भी व्यवसाय ही हुआ ना, कि जो दूसरे लोग व्यापार करते हैं उनका लूट लो, ये भी व्यवसाय है। कहते हैं एक व्यक्ति था, उसको मैं सुना, उसने कहा कि हम चोरी का सामान भी बहुत ईमानदारी से बांटते। चोर जो है कभी बेईमानी नहीं करता। चोर भी अपना काम चोरी करते समय बेईमानी करता है, उसके बाद ईमानदारी से बांट देता अपने साथियों में। एक जो पुलिस के अफसर ने एक चोर को पकड़ा, उस चोर को पकड़ने के बाद उससे पूछा, उसने कहा देखो साहब, हम जा रहे थे, हमें कुछ भिखारी दिखाई दिए, हमें लगा कि इनको जरूरत, हमने पैसा बांट दिया। हम भी चोर तो हैं लेकिन हम दयालु भी हैं। तो पुलिस का अधिकारी बड़ा प्रभावित, उसने कहा यार चोरी तो इसने किया लेकिन एक काम अच्छा भी किया। तो यहां पर एक व्यवसाय भी है। जैसे आप देखेंगे कि जब भी रोजगार के अवसर नहीं होते हैं, समाज में बहुत ज़्यादा बेरोजगारी होती है, समाज में जब लोगों के लिए जीने के अवसर नहीं होते हैं, तो कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जो दूसरे को लूटने का प्रयास करते हैं। अब वो तो खराब लोग हैं समाज के, लेकिन उनके जो जीवन का आधार यही है। अब देखिए, इतने चोर इतने ज्यादा मार खाते हैं, उसके बाद भी चोरी करते हैं, खूब मार खाते हैं। पुलिस में आप जाएंगे तो आप देखेंगे, हम तो बचपन से ही जो पुलिस के जो आवास रहते उसी में रहे हैं, क्योंकि जो माता पिता दोनों ही पुलिस में थे, दोनों ही रिटायर हो गए, तो मतलब बचपन से ही रहे। अक्सर चोर मार खाते थे तो हम लोग के घर तक आवाज आती थी, तो हम ये जाके पूछते थे कि क्या हुआ, तो कहें कि ये चोरी करता है। और आप देखें, हत्या के अपराधियों को नहीं मारती पुलिस। हत्या करके कोई गया 300 तो उसको पुलिस एकदम नहीं छूती है। हत्या करके आया है, इसका मतलब यह कि बाद में हमारी भी कर सकता है, इसलिए पुलिस डरती भी है थोड़ा। चोरी को, जो चोर हो रहे हैं उनको पुलिस मारती है कि फिर चोरी करोगे, कहेंगे नहीं साहब, फिर निकला, उसके बाद एक लोगों का हाथ साफ कर दिया। तो यहां आपको एक जाति मिलती है मलवर। अगर आप देखेंगे तो वेनिगरों की समाज में बहुत अच्छी स्थिति नहीं है, जैसा आमतौर पे व्यापारियों की अच्छी स्थिति होती है। यहां इस समाज में वेनिगर बहुत अच्छी स्थिति में नहीं है। व्यापार तो करते हैं, आंतरिक और बाह्य दोनों व्यापार करते हैं, लेकिन जो सामाजिक प्रतिष्ठा है वो प्रतिष्ठा इन्हें प्राप्त नहीं है। अगर आज के समाज से तुलना करें, आज सबसे बड़ी स्थिति है व्यापारियों की। जिसके पास पैसा है, रुपया है, वही बड़ा आदमी है, और पैसा है व्यापारियों के पास।
आज भारत के व्यापारिक समूहों को ये लगे कि ये सरकार हमारे लिए हितकारी नहीं है, 24 घंटे में सरकार को बदलने के लिए रणनीतियां तैयार हो जाएंगे। 10,000 करोड़ एक बार व्यापारी छोड़ेंगे, इलेक्शन मोटिवेट हो जाएगा। इसीलिए लोकतंत्र को धनतंत्र भी कहते हैं। कुछ विद्वान आलोचक कहते हैं लोकतंत्र एक धनतंत्र है। पहले तो इलेक्शन का मतलब ही पैसा था, अब धीरे धीरे अगर आप देखें अब तो फेस के नाम पे इलेक्शन हो रहे। पहले जिसके पास पैसा है वो एमपी बन जाए, एमएलए बन जाए। पैसा दीजिए भीड़ को, भीड़ वोट दे देगी, पता ही नहीं उसको। अमेरिका में लोग अपने राष्ट्रपति से पूछते हैं कि मिस्टर प्रेसिडेंट प्लीज टेल मी। अब राष्ट्रपति जरा उससे पूछ लिया, अब यहां पूछ पाएंगे क्या आप? क्योंकि वहां लोकतंत्र बहुत पुराना है। भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है और अमेरिका सबसे पुराना लोकतंत्र है। तो समझना पड़ेगा तुम्हें कि कहां से क्या चीजें चल रही हैं, और सब चीज सामाजिक प्रतिष्ठा पे है। और वहां पर भी व्यापारियों का वर्चस्व है। अमेरिका में कोई सरकार वहां बनेगी व्यापारियों के लिहाज से बनती है, क्योंकि अमेरिका सबसे बड़ा पूंजीवादी देश है। कैपिटलिस्ट इकोनॉमी चलती है, और कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में लाभ की प्रेरणा। एडम स्मिथ कहता है बाजार मुक्त रहना चाहिए, बाजार पर कोई नियंत्रण नहीं होना चाहिए। और विकसित देश यही बात कहते हैं कि विकासशील देश अपने बाजार खोल दें। भारत जैसे देश कहते हैं कि साहब अभी स्थिति बड़ी कमजोर है, खोल देंगे मर जाएंगे लोग, लेकिन उनका दबाव रहता है कि आप खोलिए। अभी आप देखिए पाकिस्तान को पैकेज चाहिए, पाकिस्तान की बड़ी स्थिति खराब है। पाकिस्तान सारी शर्तें मानने को तैयार है, IMF, डब्ल्यू बैंक, मतलब विश्व बैंक जो कह रहा है सब माने, हमको पैसा दो। और भारत ने अपने मार्केट को खोला 1990 के बाद, 1991 के बाद आपने अपने मार्केट को खोला। अगर यही चीज आपने 1960 के दशक में किया होता तो आज आप एक और बड़ी इकोनॉमी बन गए होते। लेकिन आपके यहां एक बात यह भी थी कि आप कल्याणकारी राज्य की अवधारणा की तरफ जा रहे थे। तो यहां समझना है इस बात को कि वेनिगर की सामाजिक प्रतिष्ठा वेल्लारों की तुलना में कम है, और वेल्लार सामाजिक समूह जो है वो बड़ा ही स्ट्रांग पोजीशन में है। ठीक है। इसके अलावा अगर आप देखेंगे, मतलब एक चीज ये भी है कि जैसी उत्तर भारत में वैश्यों को सम्मान मिला था, वो सम्मान वेनिगर का नहीं है। मतलब जो सम्मान अगर आप देखें वैश्यों का उत्तर भारत में है, व्यापारियों का उत्तर भारत में था, वो स्थिति वेनिगर की दक्षिण भारत में नहीं है। अगर आप याद करिए तो बुद्ध के काल में, बुद्ध के समय में एक व्यापारी हुआ अनाथ पिंडक। अनाथ पिंडक ने जेतुवन महाविहार को खरीद कर बुद्ध को दान किया था, और पूरे सोने के सिक्के बिछा दिए थे उसको खरीदने के लिए। इसका मतलब व्यापारियों की बड़ी स्थिति मजबूत थी उत्तर भारत में। और आज भी दुनिया में व्यापारियों की स्थिति बड़ी मजबूत चल रही है। इस दुनिया को व्यापारी ही चलाते हैं, और उनका यही मानना है मुक्त अर्थव्यवस्था होनी चाहिए, कोई भी नियंत्रण अर्थव्यवस्था पर नहीं हो। और सरकारें क्या चाहती हैं? नियंत्रण हो, क्योंकि हमारे यहां अभी वैसी चीजें डेवलप नहीं हो पाई है। ठीक है। हाँ, अगर तो वेल्लार ऊपर आएगा। हाँ, तो उनसे ऊपर आएंगे। ये जो ये वाला वर्ग है, जो वेल्लालर, ये इनसे नीचे आएगा, मतलब इनसे भी नीचे आएगा, जो वेनिगर से भी नीचे आएगा। वो तो भूमिहीन मजदूर है ना, उनकी स्थिति और दयनीय है। उनके लिए एक शब्द आपने लिखा है, उनकी स्थिति काफी दयनीय है। तो वेनिगर की स्थिति आपने ये देखा कि वैश्यों की तुलना में, जो उत्तर भारत में वैश्य उनकी तुलना में यहां पर कमजोर दिखाई देती है। क्या जो गरीब वेल्लार नहीं, ये वेल्लालर का ही जो वेल्लालर ही जो गरीब वेल्लार है, बस ऐसी ही बात जानो। जो गरीब वेल्लार है उसका नाम यही है, जो गरीब वेल्लालर, एक ही बात है। ठीक। अगला पॉइंट बनाइए।
विदेशी जातियां, अगला पॉइंट बनाइए। संगम समाज में, हाँ, संगम समाज में कुछ विदेशी जातियों की भी हमें जानकारी मिलती है। संगम समाज में हमें कुछ विदेशी जातियों की जानकारी भी मिलती है, जानकारी भी मिलती है। क्योंकि यहां विदेशी व्यापार होता था, क्योंकि यहां विदेशी व्यापार होता था, जिसके कारण बंदरगाहों के आसपास, जिसके कारण बंदरगाहों के आसपास कुछ विदेशी दास, जिसके कारण बंदरगाहों के आसपास कुछ विदेशी जातियां निवास करती थी, कुछ विदेशी जातियां निवास करती थी। तो वहीं ब्रैकेट में लिख दीजिए हिंद यवन, हिंद यवन। हिंद यवन, ये विदेशी जातियां कहाँ रहती थी? जो बंदरगाह होते थे वहां उसके आसपास रहती थी। इसका मतलब ये व्यापार करने में व्यापारिक रूप से वहां पर सहयोग देती थी और कुछ लाभ भी कमाती रही होंगी, है ना। हिंद यवन जैसी विदेशी जातियां यहां संगम समाज में भी हमको दिखती हैं। अगर आपने ये सारी चीजें देखी तो अभी आपको ये समझना है कि समाज में स्तर क्या है। समाज में भारी विषमता दिखती है। इतनी जातियों के बारे में आपने लिख लिया, समझ लिया। अगर आप इसको देखें तो आपको दिखेगा कि भारी विषमता है समाज में, समता नहीं है। समाज अलग अलग है। धनी वर्ग का जीवन आज भी जैसा है खूब अच्छा है, अच्छे तरीके से वो रहता है, उसके लिए कोई समस्या नहीं है। जो गरीब व्यक्ति है उसके लिए 1 लीटर दूध भी बड़ा भारी है। तो यहां आप देखेंगे कि धनी और गरीब की स्थितियों में बड़ा अंतर है। और जो अच्छे लोग थे, जो बड़े लोग थे, उनके घर ईंट से बने हुए हैं, चूने पत्थर से बने हुए हैं, घरों में चित्रकारी है, पेंटिंग है। आज भी आप देखिए ना कि पेंटिंग कौन लगाता है। आप जाएंगे पेंटिंग खरीदने, कभी जाइए खरीदने, आपको पता चलेगा। अच्छी पेंटिंग पसंद आ गई 20,000 रुपए की, आपको कोई चीज पसंद आ रही है, उसको लेने जा रहे हैं, अब वो 20,000 में अपने बच्चों के लिए कुछ काम कर लेगा। यहां पर आप देखते हैं समाज का विभाजन। समाज में जो बड़े लोग हैं उनके घर बहुत अच्छे तरीके से बने हैं और हर सुख सुविधा है उसमें। जो गरीब व्यक्ति हैं उनके घर बिल्कुल सादे हैं, फिर मोटी मोटी दीवारें हैं, भद्दी हैं, बहुत अच्छी नहीं हैं। आप अपना गांव याद करो कि जो लोग गरीब हैं उनके घर कैसे होते हैं। कोई खिड़की नहीं, अंधेरा अंधेरा, फिर मिट्टी का घर, उसको साफ, वो लोग उसी को साफ करते, वहीं में सोते हैं, वहीं खाना बनाते हैं। ये सामाजिक विभाजन। झोपड़ी में रहना, झोपड़ी जब बारिश होती है तो चूती भी है, तो इधर से फिर इधर, फिर इधर से इधर। एक बार हम मुंबई में थे तो हम एक झोपड़ी में रुके थे। हमने इसलिए कि उसमें देखें कि क्या, बहुत जो वो दूर स्थान था, वो समुद्र के किनारे। तो एक चीज महसूस हुई कि जो लोग झोपड़ी में रहते होंगे उनके जीवन में हर तरह की समस्या। हवा तेज आई तो हवा, अगर बारिश तेज आई तो बारिश, धूप तेज हुई तो वो, मतलब कोई भी समस्या आएगी तो उनको ज्यादा प्रहार करेगी। अमीर आदमी को कुछ पता नहीं चलता है कब दिन हुई, कब शाम हुई, कब सुबह हुआ, कुछ पता नहीं। एसी गाड़ी से निकले, एसी में बैठे, फिर यहां आ गए, फिर यहां से निकले, फिर कहीं और चले गए।
गरीबी का पता उन्हें चलता है जो अभाव में है, एक एक दिन कष्ट में बीतता है। तो यहां आप देखते हैं ये चीज दिखती है। आर्थिक विषमता है लेकिन समाज में वैसा तनाव नहीं है, लोग मिलजुल कर रहते हैं। समाज में विषमता है लेकिन समाज में मेल मिलाप भी है, लोग मिलते हैं। और जो विरोध करने की प्रवृत्ति नहीं है, जैसे अगर आप देखेंगे उत्तर भारत में विरोधी प्रवृत्ति है कि जो निचला वर्ग है, जो शूद्र वर्ग है, वैश्य वर्ग है, ऊपर के क्षत्रिय और ब्राह्मण वर्ग के खिलाफ विरोध करता है। लेकिन यहां विरोध नहीं है, इसका मतलब व्यवहारिक लोग रहे होंगे, शांति प्रिय लोग रहे होंगे, समाज में शांति रही होगी। ये उत्तर और दक्षिण भारत में अंतर है। इसीलिए दक्षिण भारत में शांति की वजह से डेवलपमेंट ज्यादा है। अभी भी देखो उत्तर विकास की धारा में पीछे छूटा हुआ, दक्षिण विकास में बहुत आगे है। आप दक्षिण भारत जाइए, आपको पता चल जाएगा। दक्षिण भारत के लोग कहते हैं हमें अलग कर दो, हम एक देश बन जाएंगे, हम और एक जो पूरी विश्व व्यवस्था में एक बहुत बड़े इंजन के रूप में काम करेंगे, हमारा हर चीज डेवलप है। आप जाइए केरल में 99% जो साक्षरता, 100% मान के चलो। तमिलनाडु में देखिए, सब जगह वहां पे 90% से ऊपर ही चल रहा है। उत्तर भारत में आप जाएंगे, राजस्थान देखिए, फिर बिहार देखिए, यहां सब, इसीलिए वो कहते हैं कि ये सारे जो स्टेट हैं ये सब जो बीमारू राज्य है, इनका लोड हम उठा रहे हैं, हम टैक्स देते हैं, इनको तुम दे देते हो पैसा। देखिए समस्या क्या है, पूरे भारत में टैक्स सिस्टम है जो संघ सरकार टैक्स लेती है। संघ सरकार उसके बाद उस टैक्स का बंटवारा राज्यों में करती है। उसके लिए कई मानक बनाए गए हैं। पहला आबादी, आबादी में उत्तर प्रदेश नंबर 1, तो सबसे ज्यादा पैसा चाहिए। अब दक्षिण के राज्य इस बात का विरोध करते हैं, टैक्स हम सबसे ज्यादा देते हैं भाई, जहां व्यापार होगा, जहां चीजें होंगी वहां पे टैक्स होगा, हमें फायदा नहीं हो रहा। उत्तर दक्षिण में यह भी एक विवाद है। जैसे आपकी कोई चीज आपसे छीन के कोई किसी को दे दे तो आपको कैसा लगेगा, वही भावना उनके अंदर भी है। इसके अलावा दास प्रथा, दास प्रथा की कोई जानकारी संगम काल में मिलती नहीं है, कोई प्रमाण है नहीं। ठीक है, अगर आप देखें तो यहां पर कोई प्रमाण नहीं मिलता। अगर आपके सामने कोई कथन आए कि संगम काल में दास प्रथा विद्यमान थी, तो नहीं थी, तो ध्यान रखिएगा दास प्रथा नहीं है। वहीं एक लाइन लिख दीजिए, संगम काल में हमें दास प्रथा के अस्तित्व का प्रमाण नहीं मिलता। संगम काल में हमें दास प्रथा के अस्तित्व का प्रमाण नहीं मिलता। ठीक, अगली हेडिंग बनाओ, महिलाओं की स्थिति। बड़ा इंपॉर्टेंट, क्योंकि हर जगह आपको कोई समाज देखना है, वहां की महिलाओं की स्थिति देखिए। अगर महिलाओं की स्थिति अच्छी है तो समाज अच्छा है, नहीं अच्छी है तो समाज बेकार है। महिला, दलित, ये सबकी स्थिति देखते हैं वर्तमान में। महिलाओं की स्थिति लिखिए, संगम समाज में महिलाओं को सम्मानजनक स्थान मिला था। संगम समाज में महिलाओं को सम्मानजनक स्थान मिला था। उच्च वर्ग की स्त्रियां, उच्च वर्ग, हायर क्लास, उच्च वर्ग की स्त्रियां ललित कलाओं की शिक्षा को प्राप्त करती थीं। ललित कलाओं की शिक्षा को प्राप्त करती थीं। हमें ललित कलाओं की शिक्षा को प्राप्त करती थी। क्या मतलब हुआ ललित कला का मतलब प्रदीप? जो नृत्य, गान, संगीत, चित्रकारी, ये सारी चीजें। आज भी अगर आप देखेंगे कि होम साइंस चलता है एक विषय, ठीक है, अक्सर लड़कियों को यही कहा कि तुम होम साइंस ले लो, एजुकेशन ले लो। ये
अगर आप देखेंगे तो मानसिकता में भी हमारे सामने रखा। एजुकेशन तो फिर भी ठीक है, होम साइंस, फिर संगीत। तो ये जो शिक्षा का पैटर्न है ये क्या है, ललित कला में आता है। तो ओवरऑल जो पर्सनालिटी का डेवलपमेंट होता है, इसलिए इसकी शिक्षा दी जाती है कि महिलाओं की पर्सनालिटी का डेवलपमेंट हो, क्योंकि नृत्य, संगीत और ये सारी चीजें हमारी पर्सनालिटी को डेवलप करने का काम करते हैं। आगे लिखिए। इस समय कुछ ऐसी महिलाओं की सूचना भी मिलती है जो कविताएं लिखती हैं। इंपॉर्टेंट है, इस समय कुछ ऐसी महिलाओं की सूचना मिलती है जो कविताएं लिखती हैं। एक है ओवेयर, ओवेयर, क्या है, ओवेयर। देखिए नाम में दक्षिण भारत का ऐसे ही है, ओवेयर। एक महिला है ओवेयर, ओवेयर। और हैं नच्चेलियर, नच्चेलियर। ये ऐसे ही हैं जैसे मान लो कि जो ऋग्वेद की जो लोपा मुद्रा जो घोषा है उसी तरह की है। तो नच्चेलियर, ओवेयर, ये सारी महिलाएं। ठीक, अंडरलाइन कर दीजिए, अगला पॉइंट बनाइए इसी में। महिलाओं को स्वच्छंदता के अवसर भी उपलब्ध थे। तो स्वच्छंदता का मतलब क्या है, स्वच्छंदता पहले लिखो। स्वच्छंदता का मतलब क्या होता है कि अपने मुक्त भाव से रहने का। महिलाओं को स्वच्छंदता के अवसर भी मिले हुए थे, जैसे खेलकूद, लोगों के साथ जो घूमने फिरने की आजादी, जिसको युगल विहार कहते हैं, लोगों के साथ घूमने फिरने की आजादी आदि। इसका मतलब आज की दुनिया में जो कॉन्सेप्ट है वो कॉन्सेप्ट उस समय भी था कि युगल विहार, जैसे जो लड़की लड़के घूमते हैं, आपको ये युगल विहार, इसके लिए एक शब्द अगर आप यूज करें युगल विहार, तो लोग जो घूमते थे, इसका मतलब क्या है कि एक समाज में फ्रीडम था। इसीलिए आपने शब्द लिखा कि स्वच्छंदता थी, कि अपने हिसाब से हम जो चाहते हैं वो कर सके। आज भी लड़कियां इस बात के लिए बड़ा डिमांड रहती है। हमारे बहुत सारे विद्यार्थी आते हैं, बच्चे, तो वो इस बात पे हमसे डिस्कशन होता है, खुल के होता है। तो जो लड़कियां वो यही कहती हैं कि सर हमें कोई जो बहुत ज़्यादा ये नहीं कि आपको ये करना है ये नहीं करना है, हम अपने हिसाब से निर्णय लें। ये होता है, एक एजुकेशन जब आ जाती है तो आपको ये लगता है कि हाँ हम कोई निर्णय लें तो निर्णय ठीक हो सकता है। तो यहां पर ये समाज की प्रगतिशीलता को दिखा रहा है। संगमकालीन समाज प्रोग्रेसिव समाज है, बंधा हुआ जड़ समाज नहीं है कि जहां पानी सड़ रहा है। यहां पर लोगों को स्वच्छंदता है। स्वच्छंदता कोई खराब चीज नहीं है। पुरुष को स्वच्छंदता है, वो हर काम कर सकता है, तो लड़कियों को स्वच्छंदता फिर क्यों नहीं है? और ये स्वच्छंदता पर रोक लगाता है पुरुष ही। अगर अपने लिए रोक लगाए, मर्यादा लगे, तो अपने लिए भी और फिर लड़कियों के लिए भी। लेकिन पुरुष एक तरफा मर्यादा लगाता है। क्या करता है? एक तरफा मर्यादा। तो पहले अगर लड़की है, छोटी है, तो पिता के संरक्षण में, फिर बड़ी हुई थोड़ा तो भाई भी है तो उसके संरक्षण में, तो भाई हमेशा देख रेख पे लगा ही रहता है। फिर उसके बाद शादी हुई तो पति के संरक्षण में, फिर जो पति हमेशा अविश्वास विश्वास उसी में खेल चलता रहता है। फिर उसके बाद जब वो नहीं है तो पुत्र के संरक्षण में। तो पूरी जिंदगी तो संरक्षण में निकाल दिया। आपको संरक्षण में फिर क्यों ना रखा जाए? जेल है फिर ये तो। फिर लड़कियों का जीवन तो अपने आप में जेल में है। फिर देखो यही यक्ष प्रश्न है, और जो नारीवादी विमर्श है उसमें यही प्रश्न भी है। जो महिलाएं पढ़ी लिखी हैं, जो हाई प्रोफाइल पढ़े लोग, वो यही प्रश्न उठाती हैं, ये क्या है?
इसीलिए शिक्षा बहुत ज्यादा जरूरी है। शिक्षा के बिना बेड़ियां फंदे कटते नहीं हैं, और शिक्षा भी व्यवहारिक शिक्षा मिलनी चाहिए जिसको आप अप्लाई कर सकें। हवा हवाई शिक्षा नहीं चाहिए। ठीक है, आगे लिखिए। हाँ, इसी में, इस समाज में महिलाएं, इस समाज में महिलाएं महलों में हथियार बंद रक्षिका भी होती थी। महिलाओं, इस समाज में महिलाएं हथियार बंद रक्षिका, इस समाज में महिलाएं महलों में हथियार बंद रक्षिका या सशस्त्र रक्षिका, इसका मतलब क्या हुआ? फोर्स में भी हैं महिलाएं, जैसे पुरुष सैनिक है वैसे महिला सैनिक भी है, और महिला सैनिक हथियार बंद है, मतलब हथियार के साथ है। तो इसका मतलब समाज में महिलाओं को पूरी ट्रेनिंग है, ठीक ठाक है। जब महिलाएं मजबूत होंगी तो उनको अपने जो सही गलत का निर्णय करने का फैसला होगा, और ये सुरक्षा व्यवस्था में भी शामिल है। अगला पॉइंट बनाइए। निम्न वर्ग की महिलाएं खेतों में काम करती थी। निम्न वर्ग की महिलाएं खेतों में काम करती थी। खेतों में काम करती थी, आज भी यही है। खेतों में काम करना, रस्सी काटना, या अरहर हो गई अरहर को बनाना, जो गेहूं हो गया गेहूं बनाना, यही तो करती हैं महिलाएं, उसी में जीवन काट देती हैं। ऐसा ही वहां पर भी था। आगे लिखिए। विधवाओं की स्थिति अच्छी नहीं थी। इस समाज में, ऐसे लिख दो, इस समाज में विधवाओं की स्थिति अच्छी नहीं थी। इस समाज में विधवाओं की स्थिति अच्छी नहीं थी। उनका मुंडन करा दिया जाता था। इसका मतलब विधवाओं को लेकर कुछ मामला गड़बड़ था। इस समाज में विधवाओं की स्थिति अच्छी नहीं थी, उनका मुंडन करवा दिया जाता था। इसीलिए कई विधवाएं मृत्यु को स्वीकार करती थी। इसीलिए कई विधवाएं मृत्यु को स्वीकार करती थी। मतलब मरना ठीक है लेकिन विधवा होना ठीक नहीं। अब यह व्यवस्था क्या है? विधवा। आपने ये देखा होगा कि पुरुष के साथ अगर कोई महिला है और अगर पुरुष की मृत्यु हो गई तो महिला हो गई विधवा। विधवा महिला को समाज किस निगाह से देखता है, पहले तो यह समझना होगा। और अगर कोई ऐसा जो पुरुष है जिसकी पत्नी मर गई तो वो व्यक्ति हो गया जो विदुर। क्या हो गया? विदुर। उसके लिए कोई कपड़ा नहीं बनाया गया है कि तुम सफेद कपड़ा ही आज से पहनोगे, सफेद कुर्ता पैजामा, या तुम एकदम मुंडन करके ही रहोगे। तो आपके लिए तो कोई नियम नहीं बनाया गया। और 6 महीने में उसके परिवार वाले देखते रहते कि अब दुख की जो बदली सूख गई है, तो फिर विवाह की एक वो जो सुखद ध्वनि है वो हो जाता है। और एक महिला के जीवन में अगर ऐसा हो गया तो उसके पूरे जीवन को तबाह कर देंगे। ये यहां का सामाजिक स्ट्रक्चर है। इस समाज को लेकर आगे चल के 19वीं शताब्दी में जब भारत में सामाजिक और धार्मिक सुधार आंदोलन हुए तो बड़े प्रहार हुए कि विधवाओं की स्थिति जो है ये वैदिक रूप से मान्य नहीं है। आप जैसे ऐसे रख रहे हो, इसका कहीं वेदों में साक्ष्य नहीं है, न उपनिषदों में कहीं कुछ कहा गया। तो ये फिर नियम कहां से आ गए? तो वही ब्राह्मणवादी व्यवस्था, कर्मकांड।
क्योंकि पुरुष हमेशा स्त्री को अपनी संपत्ति समझता रहा है, और वो जब नहीं होता है तो उसके बाद भी उसके जीवन को वो बहुत ही खराब करके जाने का प्रयास करता है, और उसमें ये जो ब्राह्मणवादी व्यवस्था ये और खराब कर देती है। इसी से बहुत सारी प्रथा जुड़ी हुई है। सती प्रथा कि ब्रेन वॉश कर दो महिला का, पति मरा, फिर उसको ये बताओ कि अगर तुम वैसे भी जी नहीं पाओगी, वो तो चला गया, वही तुम्हारा आधार था, तो ऐसा काम करते हैं कि तुम जाओगी पति लोक। पति लोक कहाँ? जो स्वर्ग के एक नीचे का लोक है, जहां पर तुम्हारा पति मरने के बाद जाएगा, उसी लोक में तुम पहुंच जाओगे। खूब ब्रेन वॉश हुआ, फिर महिला तैयार हो गई, उसको ये कहा गया कि सारे गहने अपने जो भी हैं तुम्हारे पास, स्त्री धन, स्त्री धन का मतलब वो धन जो उस महिला को शादी विवाह के समय मिला, स्त्री धन पे अधिकार उस महिला का ही होता है, और बाद में उसकी जो पुत्री को वो सुपुर्द करती है कि ये अब तुम्हारा हुआ। उसको समझा दिया गया कि मरने के बाद तुम भी वहीं जाओगी। वो तैयार हो गई। अब एक तरफ जो पति है वो तो मरा हुआ है, अब एक ऐसी महिला जो जीवित है उसको जिंदा जला दो मरे हुए व्यक्ति के साथ, ये कहां का धर्म है और कहां का न्याय है? और जब उस महिला को वहां पर ये लोग जिंदा जलाते थे तो पुरोहित वहां खड़े होकर मंत्र पढ़ते थे कि तुम सीधे पति लोग ही जा रही हो। और जैसे ही लाश में आग लगती थी, जैसे वो जलना शुरू करती थे, वो भागने लगते थे, तो हाथों को बांध देते थे, पैरों को बांध देते थे कि तुम कहीं भाग भी ना पाओ। ये खतरनाक देश है भारत, और ये 19वीं शताब्दी तक चलता रहा। राजा राम मोहन राय को बोलना पड़ा, उनकी भाभी को जला दिया गया। तो आप इस बात को समझिए कि ये कोई ऐसी बात नहीं है। यहां जो विधवाओं की स्थिति है, इसका मतलब समाज में विधवाओं को लेकर उत्तर और दक्षिण दोनों ही जगह विधवाओं को लेकर मानसिकता अच्छी नहीं है। इसीलिए बहुत सारी विधवाएं मरना स्वीकार कर लेती थी कि मार दो मुझे या खुद ही मर जाएंगे। ये रूप आपको दिखेगा। आगे लिखिए। इसीलिए समाज में सती प्रथा का प्रचलन भी दिखाई देता है। इसीलिए समाज में सती प्रथा का प्रचलन भी दिखाई देता है। सती प्रथा का प्रचलन भी दिखाई देता है। अगला पॉइंट, संगम समाज में गणिकाओं और नर्तकियों का उल्लेख मिलता है, जो नृत्य करने वाले। इसका मतलब क्या है? वैश्या। और ये क्या है? जो नृत्यांगनाएं, जो समाज में कुछ न कुछ ये भी रूप दिखता है। तो नर्तकियों के लिए एक नाम आता है पाड़र। इसके लिए एक नाम आता है पाड़र। अगर अब आपके सामने कभी आए कि संगम समाज में पाड़र कौन है, तो वो जो लड़कियां हैं, जो नृत्यांगनाएं हैं, उनको कहा गया पाड़र। पाड़र र है, पाड़र, पाड़र, पा फिर अड़ फिर र, पाड़र बोल रहा हूं ना, पाड़र अड़ है। इसके अलावा एक शब्द और मिलता है, विडेलियर। वेडेलियर, विडेलियर। स्टेट टू स्टेट में तो ये सब क्वेश्चन कभी ना कभी आपको टकरा जाएंगे, तो यहां पे थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है कि ये सारे शब्द जो हैं लिखित होते हैं इनके लिए।
इसके अलावा एक चीज और यहां दिखती है, पत्नी पूजा। बहुत अच्छा समाज है जहां पत्नी पूजा होती है। पहली बार कोई ऐसा समाज मिला जहां पर पत्नी पूजा। पति पूजा तो आप सबने सुना ही होगा, हर व्यक्ति पति पूजा पे ही बात करता है कि पति को देवता बना दिया गया। और इसके लिए एक शब्द आता है कन्नगी, कन्नगी पूजा। तो पत्नी का एक नाम और क्या होगा? कन्नगी, कन्नगी पूजा। क्यों था ऐसा? क्योंकि जो तमिल समाज है वो मात्र सत्तात्मक समाज है। कैसा है तमिल समाज? तमिल समाज में खास बात क्या है? यहां पर माताओं का बड़ा सम्मान है। मात्र सत्तात्मक समाज है, और मात्र सत्तात्मक समाज है, इसलिए यहां पर पत्नी पूजा का भी साक्ष्य हमें मिलता है। और धीरे धीरे यही जो मात्र सत्तात्मक समाज है वो धीरे धीरे पितृ सत्तात्मक समाज की तरफ आगे बढ़ा। क्यों? क्योंकि उत्तर भारत से बहुत सारी विचारधारा भी गई होगी। तो यहां पर आप इसको ऐसे कर सकते हैं कि धीरे 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 यही समाज पितृ सत्तात्मक, यही समाज पितृ सत्तात्मक समाज की तरफ अग्रसर हुआ। धीरे धीरे यही समाज पितृ सत्तात्मक समाज की तरफ अग्रसर हुआ। क्या होता था पत्नी पूजा में? जैसे पूजा होती और क्या, जैसे किसी देवी की पूजा हो जाए वही होता, और क्या होगा? जैसे अच्छे बताओ, पति पूजा में क्या होता है? पति को भगवान मान लेते हैं कि तुम ही मेरे भगवान हो, तुम ही सब कुछ, और बाद में महिला बहुत दिन तक मान नहीं पाती। कितने समय तक भगवान मानेगी? अक्सर ये प्रश्न मैंने पूछा है कि महिला कब तक पति को भगवान मानेगी? वो दिखता इंसान के जैसा है, करता काम सारा इंसानों वाला, और अलग से लड़ाई भी करता है, तो उसको भगवान कैसे मान लिया जाए? इसके अलावा ऐसे ही अगर यहां देखें तो यहां समाज मात्र सत्तात्मक था, मतलब जो कुछ भी होगा वो महिलाओं के अनुसार होगा। ऐसा ही समाज आपको नॉर्थ ईस्ट में भी मिलता है। वहां पर भी जो जो माता पक्ष है वो ज्यादा महत्वपूर्ण होगा। उसी से ही जो भी संबंधी होंगे, मतलब मामा, उनके परिवार के लोगों का ज्यादा महत्व होगा। तो यहां पर भी यही आपको दिखेगा, मात्र सत्तात्मक समाज जहां महिलाओं का सम्मान है, और खास तौर से जो पत्नी है उसकी भी पूजा कन्नगी के रूप में हो रही है कि वो सौभाग्य के लिए, वो समृद्धि के लिए बहुत अच्छी है। आपने देखा नहीं है वहां पे दक्षिण भारत में कि जब लड़कियां आती हैं तो बड़ा उनका सम्मान रहता है, एक वो देवी के रूप में पूजा होती है। आपने मूवी वूवी देखी नहीं, बहुत कम देखी लगता है। मूवी वूवी देखते तब थोड़ा कुछ पता चलता। भूत वाला देखकर क्या करोगे यार? हाँ, संपत्ति का हस्तांतरण आप देखो कि स्त्री धन की संकल्पना है। स्त्री धन का मतलब यही है कि जो महिला को धन मिला, और वैसे कोई संपत्ति में अधिकार उस तरह से कोई स्पष्ट उल्लेख नहीं है। और लेकिन अगर महिलाओं के पास संपत्ति की बात करो तो उच्च वर्ग की जो महिलाएं उनके पास पर्याप्त संपत्ति है, और वो उसका उपयोग भी करती हैं। इसके अलावा जब नौकरी पेशा में महिला रहेगी उसके पास खुद भी पैसा होगा और उसके पास संपत्ति भी होगी, एक बात ये भी निकल के आएगी। लेकिन जो लोअर क्लास की महिला है उसके पास बहुत ज़्यादा अधिकार और संपत्ति नहीं है। तो समाज में यहाँ पर भी विषमता है महिलाओं की स्थिति में भी लेकर। जो महिलाएं हैं, उच्च वर्ग की महिलाएं काफ़ी अच्छी स्थिति में हैं, और जो निम्न वर्ग की महिलाएं उनकी स्थिति बहुत अच्छी नहीं है। और प्रतीक?
आज के पितृ सत्तात्मक समाज से कैसे अलग हो सकता है? पहली चीज तो यह है कि जब भी मात्र सत्तात्मक समाज होगा तो वहां सहनशीलता ज्यादा होगी। जब भी कोई एक महिला होल्ड करेगी परिवार में, आप देखेंगे कि समय की जो भी परिवार उनकी प्रमुख के रूप में महिला को स्वीकार किया गया है। अभी जो सरकार की अभी पॉलिसी है, क्या कहा गया है कि हमारा होल्ड क्या रहेगा? महिला प्रमुख रहेगी। क्यों ऐसा? क्योंकि महिला परिवार के प्रति ज्यादा न्यायी होती है पुरुष की तुलना में, और वो परिवार को ज्यादा भावनात्मक स्तर पर जोड़ सकती है। इसके अलावा और भी फैक्टर है, उसके अंदर मातृत्व की जो क्षमता है वो सबको मातृ रूप में, मतलब आप देखेंगे कि उसके लिए अगर कोई अच्छी महिला है तो सबके लिए अच्छा ही भाव रखेगी। तो ये अंतर हो सकता है पितृ सत्तात्मक समाज से मातृ सत्तात्मक समाज का। मातृ सत्तात्मक समाज का मतलब ये है कि समाज में महिलाओं से ही हम सब हैं। एक बात और समझ लो, सृजन की मेन शक्ति कौन है? एक तो प्रकृति और दूसरा मां। इसलिए मातृ सत्तात्मक समाज हमेशा से ऊपर रहा है पितृ सत्तात्मक समाज से। दुनिया में ओशो जैसा एक बड़ा दार्शनिक, ओशो कहता है कि भारत एक ऐसी भूमि है जहां पर महिलाओं की पूजा होती है। दुनिया के जितने धर्म हैं उन्होंने महिला को भोग के रूप में देखा है, लेकिन भारत भूमि ने महिला को माता के रूप में सम्मानित किया है और उनको एक रिस्पेक्ट भी दी है। हर समाज में यहां है। लेकिन आप जाइए ईसाईयत में, आप जाइए इस्लाम में, हिंदू धर्म में भी बहुत जगह, तो एक दृष्टिकोण बेहतर नहीं है। लेकिन सिंधु घाटी सभ्यता में चले जाइए, जो प्रकृति को उर्वरा की देवी कहा गया है, जो प्रकृति है वो सब कुछ देती है, धरती मां है। हमारे यहां का क्या कल्चर है? दुनिया का भारत पहला ऐसा देश है जो अपनी धरती को मां कहता है। हर जगह ईश्वर पिता के रूप में है, यहां ईश्वर अर्धनारीश्वर है। कैसा ईश्वर? अर्धनारीश्वर। हाँ प्रदीप, और कुछ हो गया? अच्छा प्रश्न था। तो यहां पर आप देखेंगे ये सारी चीजें। इसके अलावा अगर आप ये देखें कि यहां पर लोगों का विवाह कैसे होता था, क्योंकि विवाह भी जानना जरूरी है। तोलक्कापियम जो ग्रंथ है व्याकरण का, उसमें मैंने आपको बताया था कि विवाह की जानकारी है। संगम काल में विवाह की जानकारी हमें मिलती है तोलक्कापियम ग्रंथ से। विवाह के 8 प्रकार का उल्लेख मिलता है। कितने? 8 प्रकार के। समाज में प्रेम विवाह का प्रचलन था, मतलब वहां लव मैरिज संगम काल में होता था, जिसे पंचतीर्णे कहा गया है। क्या कहा गया है? पंचतीर्णे। ये आपको तुरंत याद हो जाएगा। पंचतीर्णे, ये पंचतीर्णे क्या है? प्रेम विवाह। हाँ भाई, कौन महान आदमी है? हाँ, वही गंधर्व विवाह ही है। गंधर्व विवाह में कोई नहीं होता है, केवल धरती आकाश होते हैं और 2 वरमाला होती है। एक वरमाला जो लड़का लड़की को पहनाता है, फिर ये कहता है कि सब साक्षी हैं और हमारा विवाह हो गया। और बाद में ऐसे विवाह में ये खतरा जरूर होता है कि बाद में लड़की ने पहचानने से मना कर दिया या तो लड़के ने पहचानने से मना कर दिया। तो समाज में इसीलिए विवाह होता है कि सब देख ले, न लड़का भाग पाए न लड़की भाग पाए। जो सामूहिक विवाह का कल्चर है उसके पीछे का रीजन यही है कि हमारे समाज और लड़के के समाज सब मिल के वहां शामिल होते हैं और सब साक्षी के रूप में होते हैं कि हमारा विवाह हो गया है। और प्रेम विवाह में खतरा यही होता है कि बाद में अक्सर आप देखेंगे कि प्रेम विवाह असफल रहे, हो भी जाते हैं, फेल हैं। 90% फेल हैं। देखिए ये आंकड़ा बता रहे 90% फेल हैं, लेकिन कोई मान नहीं रहा है। आंकड़ा इनके पास है, पूरा डाटा ये लेके चलते हैं। एनएसएसओ है ये, राष्ट्रीय सांख्यिकी संस्थान, जो सारा आंकड़ा देते रहते हैं। तो कहने का मतलब फेल हैं, लेकिन आदमी मानता नहीं है। अगर समाज में आप देखेंगे तो प्रेम विवाह थे। थोड़ा लिख दो, थोड़ा विवाह पे, हाँ थोड़ा लिख दो। तोलक्कापियम
तोलक्का पीएम, तोलक्का पीएम। अभी नहीं तुम समझ पाए। तोलक्का पीएम, तोलक्का। एक का हटा दो भाई, तोलक्का पीएम, तोलक्का पीएम। तोलक्का पीएम से हमें जानकारी मिलती है, तोलक्का पीएम से हमें जानकारी मिलती है कि संगम काल में विवाह नामक संस्कार भी होता था, विवाह नामक संस्कार भी होता था। यहां विवाह नामक संस्कार भी होता था। यहां विवाह के 8 प्रकार की जानकारी मिलती है। यहां विवाह के 8 प्रकार की जानकारी मिलती है। समाज में, अब ये प्रश्न आपके सामने कभी आ सकता है, समाज में प्रेम विवाह भी प्रचलित था, जिसे पंचतीर्णय कहा गया है। जिसे पंचतीर्णय कहा गया है। इसके अलावा बहु विवाह की प्रणाली भी दिखाई देती है। इसके अलावा बहु विवाह की प्रणाली भी दिखाई देती है। बहु विवाह की प्रणाली भी दिखाई देती है। इसका मतलब क्या हुआ? जो धनी विल्लाल हैं वो ज्यादा विवाह करेंगे, जो सामंत टाइप के लोग होते हैं वही तो विवाह ज्यादा करते हैं। राम ने एक पत्नी निष्ठ की बात किया कि एक पत्नी का वो होना चाहिए, लेकिन अगर आप देखें तो आमतौर पे जो राजा हैं, जो सामंत हैं, उन्होंने एक नहीं अनेक विवाह किए। अगर आप मुगलों के समय में देखेंगे तो कई हजार रानियां आ गई हरम में। अब ये नहीं समझ में आता कि पुरुष की मानसिकता क्या है। अब यहां पे आपको ये समझना पड़ेगा, क्या विकास बड़ा आनंद आ गया। साम्राज्य विस्तार एक मुद्दा है, और भी बहुत सारे मुद्दे हैं। आनंद से विभोर हो जाते हैं आप लोग। अरे कुछ बात समझने की भी है। हाँ बोलो। भैया समाज में ऐसा कोई प्रूफ की जानकारी तो संगम काल में ऐसा नहीं है कहीं। एक बात समझिएगा कि जब आर्य समाज की भारत में स्थापना हुई दयानंद सरस्वती के द्वारा 1875 में, आर्य समाज के द्वारा अंतर जातीय विवाहों को प्रोत्साहन देने की बात की गई और बाद में दयानंद सरस्वती को जहर देकर मारा भी गया। आप बात समझिए कि दयानंद सरस्वती इसी बात को कहते थे कि समाज में जब तक अलग अलग जातियों का, अलग अलग धर्मों का सम्मिलन नहीं होगा तब तक एक अच्छा समाज बन नहीं सकता। इसीलिए अंतर जातीय विवाहों को प्रोत्साहन देने की बात सरकार भी करती है, लेकिन सरकार इसको सीधे प्रमोट नहीं कर पाती। क्यों? क्योंकि हर समाज अपनी रूढ़ियों से ग्रसित है। अभी आप राजपूतों के यहाँ कहिए कि अपनी लड़की का विवाह वहां कर दो, क्या ऐसा है कि एक गोली तुमको और एक गोली जो है जो बोला उसको, 2 गोली है और 2 ही गोली चलेगी, और अगर हम तुम्हें ना मार पाए तो लड़की को मार देंगे अपने। अब समाज इतना रूढ़ियों से भरा हुआ है। फिर जाटों में चले जाइए, वो कहें वो तो अपने में भी उनके यहाँ खतरा है कि अगर जो सगोत्र हो गया, एक गोत्र है और हम एक ही जाट भी हैं, उसके बाद विवाह नहीं होगा, उसके बाद भी उसको टांग देंगे। ये सब क्या है समाज में? रूढ़ियां ही तो हैं। अब राजस्थान हरियाणा में जाइए तो पूरा खाप पंचायतें बैठती हैं। फिर प्रेम विवाह देखिए फिर क्या होता है, टांग दिया प्रेमी और प्रेमिका को। अब नहीं प्रेमी को, मतलब अब समस्या क्या है? मेट्रोपॉलिटन शहरों में आप देखिए ये सारी चीजें कर सकते हैं, इंडिया में हो सकता, भारत में नहीं हो सकता। भारत में ये सब काम जो है मना है।
इंडिया में सब संभव है। इसे लोग कहते हैं इंडिया बनाम भारत की खाई बढ़ रही है। आप समझिए कि ये काम करने के लिए पहले तो सक्षमता होनी चाहिए। कहते हैं कि जो शक्तिशाली है उसके लिए सारे अपराध क्षमा है, समर्थ के नहीं दोष गुसाई। आप आईएएस हो जाइए, आप जो मन करे वो कर डालिए, कोई कुछ नहीं कर पाएगा आपका। आईपीएस हो जाइए, आपके यहां जो आएगा वो उसी को ही आप बहुत पिटाई करेंगे। ऐसा है कि भागो यहां से, पूरे जिले की फोर्स तो आप ही के पास है। इसलिए आप देखेंगे बड़े लेवल पे जब लोग जाते हैं ना, धर्म वेरी करता है। मेरे एक सीनियर हैं जो याकूब शेख है, मुस्लिम, IRTS है, वो सीनियर अधिकारी है। उन्होंने विवाह किया हिंदू धर्म में, बड़ा विरोध हुआ इधर 3-5, उनकी पोस्टिंग महाराष्ट्र हो गई, कोई नहीं पूछ रहा। बड़े स्तर पे जब आप चले कोई नहीं पूछता है, ये सब छोटे स्तर पे ही है। अब आपने विवाह किया, चले गए गांव अपने, तो मार डालेंगे लोग। गांव में तो रह पाएंगे आप, शहर में वो भी आपकी स्थिति बड़ी अच्छी होनी चाहिए, वर्चस्व में आप हो, शक्ति में हो, तब ये सब काम करेंगे। निर्बल व्यक्ति के लिए सब काम नहीं है ये सब करना। फिर पृथ्वीराज चौहान बनिए तब कुछ हो पाएगा। तो यहां पर समझने की बात यह है कि ये सब जितने काम किए गए हैं, हायर मतलब आप अगर मजबूत हैं तो आपको कोई भी रोक नहीं पाता है। कमजोर हैं तो हर व्यक्ति आपके पीछे पड़ जाएगा। खोजने दीजिए। अब यहां पे ऐसा कुछ नहीं है, जो प्रेम विवाह में ये सब कुछ नहीं होता है। न कोई पूछता है, न कोई समझता है कि तुम कौन हो, तुम कहां से आए। हो जाता है जैसे भगवान कृष्ण जब गोपियों से पूछते हैं तो यही कहते हैं कि तुम कहां रहती हो राधा से, किसकी बेटी हो, ये भी मैंने, मतलब वो नहीं जानते, लेकिन प्रेम हो गया। कहां रहत काकी तू बेटी, देखी नहीं तो है कहीं ब्रज की खोरी। तुमको ब्रज की खोरी में आज तक देखा नहीं, तुम कहां रहती हो। तो प्रेम का मतलब ये है कि उसमें बहुत ज्यादा ये सब नहीं होता है। तो यहां आप इतना ही समझिए कि पंचतृणय कहा गया। इसके अलावा अगर आप देखें तो मनोरंजन, खान पान भी समझिए। खान पान में शाकाहार और मांसाहार दोनों ही चलता था। और खीर वहां का बड़ा प्रसिद्ध था। खीर आज भी वहां दक्षिण भारत में आप जाएंगे किसी जो समृद्ध व्यक्ति के यहाँ, तो खीर बना के आपको खिलाएगा। उसमें खीर में केसर, बहुत सारी चीजें। अभी तो यहाँ पे आप जो सामान्य व्यक्ति के यहाँ जाएंगे तो वैसे ही खीर बना के दे देगा। थोड़ा मजबूत व्यक्ति के यहाँ जाएंगे तो खीर में सारी चीजें, चिरौंजी, बादाम, काजू, केसर, कुछ और चीजें, खोआ, बढ़िया खीर बना के खिलाएगा। तो खीर यहाँ पर आपको मिलेगी। इसके अलावा और क्या मिलता है? पेय पदार्थ, मतलब ड्रिंक। सोमरस के बड़े शौकीन थे। इसके अलावा जो मदिरा का प्रयोग, फिर ये जो शादी के बाद जो भोजन करना, ये सारी परंपराएं वहां पर भी थी कि जब विवाह होता तो उसके बाद लोग जो भोज देते हैं ना, वो भोज परंपरा। और भोजन के बाद पान खाने की परंपरा, ये भी संगम काल के समाज में। आज भी आप देखिए शादियों में जाते हैं, खाना खाने में आपको एक आदमी आता है, कहते हैं कि सर लीजिए पान, मैम लीजिए पान खाइए, तो लोग खाते हैं पान। तो यहां ये सारी चीजें दिखती हैं। रीति रिवाज, एक पॉइंट बनाओ, रीति रिवाज थोड़ा। हाँ, रीति रिवाज, इसमें हर चीज आ जाएगा, जो इनकी बुराइयां वो भी आ जाएंगी। संगम समाज में अतिथि सेवा का बड़ा महत्व है। संगम समाज में अतिथि सेवा का काफी महत्व था। संगम समाज में अतिथि सेवा, अतिथि मतलब जो बिना जो तिथि बताए आ जाए, वो है अतिथि। जिसकी आने की कोई तिथि ना हो, अचानक आ जाते हैं लोग, आंख खोला पता है आप आ गए। अब ऐसा अतिथि बिल्कुल पसंद नहीं आता है। इस समय कोई आए तो पहले फोन करके आए तो अच्छा है, अब बिना बताए आ जाए यहाँ। अब यहाँ पर और भी कोई है तो अतिथि आने के बाद फिर सारी समस्या ही हो जाती। लिखिए, समाज में अनेक अंधविश्वास भी हमें दिखाई देते हैं। अतिथि सेवा का विशेष महत्व था।
समाज में हमें अनेक अंधविश्वास भी दिखाई देते हैं। लोग भूत प्रेत, जादू टोने में विश्वास रखते थे। लोग भूत प्रेत, जादू टोने में विश्वास रखते थे। इसके अलावा समाज में भविष्य बताने वालों की इसके अलावा समाज में भविष्य बताने वालों की बड़ी मांग थी। इसके अलावा समाज में भविष्य बताने वालों की बड़ी मांग थी। खराब शक्तियों से बचने के लिए बच्चों को, देखिए ये सब चीजें आज भी चलती हैं, खराब शक्तियों से बचने के लिए बच्चों को ताबीज बांधे जाते थे। ताबीज बांधे जाते थे। आज भी कुछ लोग होंगे जो ताबीज बांधे होंगे, है ना। तो लोग बांधते हैं ताबीज कि कोई बुरी शक्ति अगर आए तो हमारी ताबीज से लड़के वापस चली जाए। आगे लिखिए, फिर समझाते हैं आपको। कौवे को शुभ पक्षी माना गया। कौवे, कौवा, कौवे को शुभ पक्षी माना गया है। शुभ, हमको तो कहीं से शुभ नहीं दिखाई देता। कौवे को शुभ पक्षी माना गया है क्योंकि वो अतिथि के आगमन की सूचना देता है। कौवे को शुभ पक्षी माना गया है क्योंकि वह अतिथि के आगमन की सूचना देता है। वर्तमान में भी ये विश्वास हमें दिखाई देते हैं। क्यों भाई नितिन? कुछ भी ऐसा नहीं है कि जो इस समय नहीं दिख रहा। ऐसा है, वो अलग से तुम पूछना। वर्तमान में ये विश्वास अभी भी कायम है या प्रचलित है। इसके अलावा लिखिए एक पॉइंट और, समाज में व्यभिचार को सामाजिक अपराध माना जाता था। समाज में व्यभिचार, व्यभिचार, तो व्यभिचार का मतलब क्या है? जो गंदे आचरण के लोग हैं, एक से अधिक संबंध रखने वाले, अनैतिक, व्यभिचारी, दुराचारी, मक्कार, ये सारे शब्द एक ही के लिए हैं। तो व्यभिचार को समाज में खराब माना जाता था। और आज का समाज देखिए तो व्यभिचार को ही अच्छा माना जा रहा है। हर जगह व्यभिचार चल रहा है। आज के समाज को देखिए, विकसित समाज हो रहा है ना अब। हायर क्लास और जो लोअर क्लास, ऐसे समझो, ये जो हायर क्लास है और ये जो लोअर क्लास है, इसमें आपको इतना जो व्यभिचार दिखाई देगा, पूछिए मत इस समय। क्यों ऐसा है? हायर क्लास में महिलाएं देख रही हैं कि ये तो पुरुष, ये हमेशा रात दिन पी रहा है, ये पार्टी करता है, ये घूमता है, हजारों करोड़ का बिजनेस है। तो जो महिला है उसके नजर में भी लगता है कि ये कोई अपराध नहीं है, सब ठीक है। फिर वो भी करना शुरू कर देती है, फिर कोई दिक्कत नहीं, दोनों ही अनैतिक है। आज इस समय आप देखेंगे अवैध जो संबंध दिख रहे हैं, इनलीगल रिलेशंस, उसके पीछे ये मानसिकता काम करती है। क्योंकि महिला को भी ये समझ में आ गया कि हमारा जो ये पुरुष है जो हमारे साथ रहता है, ये ठीक नहीं है। अब उसको ये मोटिवेशन मिल गया। फिर आ जाइए लोअर क्लास में। लोअर क्लास में जो महिला है उसको ये समझ में आ गया कि हमारा जो पति है या जो हमारे साथ रहता है, ये ठीक नहीं है। दोनों के पास बड़ी आजादी है। ऊपर की जो महिला, वो सिगरेट पीती है आराम से, कोई दिक्कत नहीं। वो शराब पीती है आराम से, कोई दिक्कत नहीं। वो घूमती आराम से, हर काम करेगी आराम से, कोई समस्या नहीं। क्यों? उसको उसके दिमाग में आ गया है कि ये सब कोई अपराध नहीं। फिर निचले पायदान पे आ जाइए तो निचले पायदान की जो महिला है वो बीड़ी पीती है आराम से,
फिर पुकार खाए, गुटखा खाए, सब। ये बड़ा आंखों देखा हाल है, कोई समस्या नहीं। दोनों ही जगह बिल्कुल बराबरी की मानसिकता, मारपीट दोनों ही जगह बराबर पे। बड़ा ये मनोविज्ञान का बहुत सूक्ष्म नियम मैं बता रहा हूं, ये ऐसे नहीं, मैं अक्सर बताता हूं बच्चों को। ये आपको दिखेगा, जो सारी बाध्यताएं ये बीच वालों के पास है, जहां हम बैठे, सारी नैतिकता का दबाव इनके ऊपर। जो करना चाहते हैं वो नहीं हो रहा है, जो नहीं करना चाहते वही करना पड़ रहा है। नीचे और ऊपर वाले बिल्कुल फ्री हैं, न यहां पर धर्म की बाध्यता है, न यहां किसी वाद की बाध्यता, यहां कुछ बाध्यता नहीं है। जो पसंद है वही हो रहा है। क्यों भाई? तो इसलिए बीच मध्यम वर्ग हमेशा पिसता रहता है। जो विवाह में आप देखेंगे कि इनके यहां भी विवाह बहुत कमजोर है, लोअर क्लास में, हायर क्लास में भी विवाह बहुत कमजोर है। दोनों ही जगह लोग अपने संबंधों से अलग हो जाते, भागो तुम। अक्सर मारपीट होगी, और वहां जो लोअर क्लास में महिला वो बहुत पिटाई करती, फिर हायर क्लास वाली महिला बहुत पिटाई करती है। बीच में ही सब कुछ है समस्या, इसलिए बीच वालों को बदलना पड़ेगा। देखो विकास को ऐसा लग रहा है कि सब देखा हुआ है आंख से। बिल्कुल ठीक है। हाँ, ठीक बात है, बिल्कुल ठीक कह रही हैं। तो यहां ये सारी चीजें भी आपको दिखेंगी। चलिए, बहुत बढ़िया, आपने जो संगम काल को समझ लिया। एक प्रश्न लिखिए, बहुत आपने हंस लिया। एक प्रश्न लिखिए, संगम काल के समाज की प्रमुख विशेषताओं को संक्षेप में स्पष्ट करें। संगम काल के समाज के प्रमुख विशेषताओं को संक्षेप में स्पष्ट करें। करें। ठीक है। 150 में लिखिए, एक बार रिवीजन करिए, अभी लिखना है इसको। देखें किसको कितना समझ में आया। आनंद से तो आप डूबे हुए हैं, लेकिन पहले ये भी समझना होगा कि कितना समझे आप। तो इसी के साथ संगम काल का समाज आपका समाप्त होता है। अपने दक्षिण भारत इतिहास में एंट्री करके संगम काल के समाज को समझ लिया। बहुत बढ़िया।